हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहसिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्स यानी कि कोशिकाओं के बारे में। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक भी बन जाता है सेल। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, या फिर जीवन की इकाई भी बोला जाता है कोशिका को। कहने का मतलब ये है कि संरचनात्मक, क्योंकि जीव जो होते हैं कोशिकाओं से ही बने हुए होते हैं, एंड कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल कार्य जितने भी हो रहे हैं वो सब कोशिकाओं के द्वारा होते हैं। इसीलिए जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका की सबसे पहली बार अगर खोज की थी तो 1665 में की थी, और किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। आपको यहाँ पर बस एक डेट याद रखनी है, सन याद रखनी है और नाम याद रखना है। रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। रॉबर्ट हुक को सेल यानी कि कोशिका मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना दिखी। यानी कि रॉबर्ट हुक ने जब पहली दफ़ा सेल्स यानी कोशिका के बारे में जाना तो उन्हें वह मधुमक्खी के छत्ते की जैसी एक स्ट्रक्चर की तरह नज़र आई। और रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को काट कर निरीक्षण किया। उन्हें छोटे कमरे जैसी आकृति मिली, जिसे उन्होंने लैटिन भाषा में सेला नाम दिया। आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इन्होंने सेल का पहला चित्र बनाया, जो कि एक इनकी बुक थी माइक्रोग्राफिया। उसमें इन्होंने कोशिका का पहला डायग्राम या चित्र बनाया। कौन सी बुक में बनाया? तो माइक्रोग्राफिया नाम की एक किताब में बनाया, प्रकाशित किया। और कोशिका का जहाँ अध्ययन किया जाता है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी के जनक माना जाते हैं रॉबर्ट हुक, क्योंकि सबसे पहली बार इन्होंने ही कोशिका को देखा, इन्होंने ही कोशिका को जाना, और यही फादर ऑफ सेल कहलाएंगे। यानी कि हमने यहाँ पर सेल टॉपिक स्टार्ट किया है। सेल यानी कि होता है कोशिका। जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, या फिर जीवन की इकाई भी कोशिका कहलाती है, ये भी आप कह सकते हैं। इसकी खोज हुई थी 1665 में। किसके द्वारा हुई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा हुई थी, ठीक है। इन्होंने कोशिका को मधुमक्खी की छत्ते जैसी संरचना बताया या कहा, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट था यहाँ पर। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने कॉर्क को काट करके देखा तो उन्हें छोटे कमरे की जैसी संरचना मिली, और उन्होंने इसे लैटिन भाषा में एक नाम दे दिया जिसका नाम है सेला, ठीक है। बस इतना याद रखना है। और इन्होंने बुक लिखी माइक्रोग्राफिया, और माइक्रोग्राफिया में इन्होंने पहली बार कोशिका का पहला डायग्राम प्रकाशित किया। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, और साइटोलॉजी के जो जनक हैं वो रॉबर्ट हुक हैं। बट रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी या कोशिका के बारे में बताया वो मृत कोशिका थी। वो कौन सी कोशिका थी? डेड सेल थी। अब 1684 वो क्या था? वो 1665 था, जिसमें रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका के बारे में बताया। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वो थी मृत कोशिका यानी कि डेड सेल थी। अब 1684 आई तो 1684 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने तालाब की रेशम क्या होती है? काई जम जाती है तालाब वगैरह में, वही तालाब की रेशम कहलाती है। स्पाइरोगाइरा भी उसे बोलते हैं। और इसके बारे में बताया या इसको देखा। ये एक जीवित कोशिका है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका देखी थी? तो आप बोलेंगे कि रॉबर्ट हुक जो थे वो साइटोलॉजी के जनक हैं, क्योंकि कोशिका के बारे में अगर सबसे पहली बार किसी ने बताया तो वो रॉबर्ट हुक हैं। लेकिन उन्होंने कैसी कोशिका के बारे में बताया? तो उन्होंने तो मृत कोशिका के बारे में बताया 1665 में। अब 1684 आ गई, और इसमें एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने तालाब की जो रेशम होती है यानी कि काई, जिसको बोलते हैं स्पाइरोगाइरा, एक जीवित कोशिका देखी। जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने बताया, और काई के बारे में बताया। इन्होंने ही बताया है, इन्होंने ही आरबीसी के बारे में बताया, स्पर्म के बारे में बताया, और जीवाणु की खोज भी इन्होंने ही की थी। ये भी आपको याद रखना है, किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने आरबीसी, स्पर्म एंड जीवाणु के बारे में बताया था। अब कोशिका सिद्धांत के बारे में जानते हैं। 1838 में श्लीडेन
तथा श्वान ने मिलकर के कोशिका का एक सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत ये है कि सभी जीवित चीज़ें कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं। यानी कि सभी जीवित चीज़ें कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, क्योंकि जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, वो आपकी सेल ही तो है, यानी कि कोशिका है। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने दी थी। मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका के बारे में बताया, किसने बताया? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने बताया। और कैसे बताया? काई के बारे में बताया। तालाब की जो रेशम कहलाती है जीवित कोशिका है। आरबीसी के बारे में भी इन्होंने ही बताया था। सभी जीवित चीज़ें जो हैं वो कोशिका से मिलकर के बनी हैं। और ये सिद्धांत किसने दिया? तो 1838 में श्लीडेन और श्वान दोनों ही शासे हैं, श्लीडेन व श्वान, ठीक है, वह श्वान। अब आ गया 1855 यानी कि 1855। 1855 में रूडोल्फ विरकाउ ने ओमनिस सेलुला ई सेल्यूले सिद्धांत दिया। तो ऐसे करके भी पूछा जा सकता है कि ओमनिस सेलुला ई सेल्यूले सिद्धांत किसने दिया? तो रूडोल्फ विरकाउ ने दिया है, और 1855 में दिया है, 1855 में दिया है। और ये सिद्धांत कहता क्या है? इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग है कि नई कोशिका पहले से स्थित कोशिका से बनती है, यानी कि एक कोशिका और कोशिकाएं जनरेट करती है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर एक कोशिका बनी है तो वो बनी भी एक कोशिका के द्वारा ही है, यानी कि पहले से वहाँ पर कोई कोशिका स्थित होगी, उसके द्वारा ही नई कोशिका बनी है। नई कोशिका पहले से स्थित कोशिका से मिलकर के बनी है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, यानी कि कोशिका के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो कोशिका दो प्रकार की हैं यहाँ पर, असीम केंद्रक और ससीम केंद्रक, ठीक है, असीम केंद्रक और ससीम केंद्रक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो असीम केंद्रक जो होती है वो बैक्टीरिया आ जाता है, और बैक्टीरिया क्या है? प्राचीनतम कोशिका है, ये भी आपको याद रखना है। और ससीम केंद्रक या यूकैरियोटिक जो कोशिका बोली जाती हैं ह्यूमंस में पाई जाती हैं, कवक में, फंगस में, परजीवी में, प्रोटोजोआ और प्लांट्स में पाई जाती हैं। इनको बस आपको ध्यान रखना है कि किसके अंतर्गत यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है या फिर ससीम केंद्रक पाया जाता है। तो आप बोल देंगे ह्यूमन, कवक, फंगस, परजीवी, प्लांट्स एंड प्रोटोजोआ। और इसमें जो असीम केंद्रक है या प्रोकैरियोटिक जो है उसके अंदर बैक्टीरिया आ रहा है, जो कि एक प्राचीनतम कोशिका है। कोशिका के प्रकार कितने निकले? कोशिका के दो प्रकार हैं, असीम और ससीम। अब यहाँ पर एक टेबल टाइप बनी हुई है, वो कुछ ऐसी है कि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक यानी कि असीम सेल यानी कि असीम कोशिका, और यूकैरियोटिक यानी कि ससीम कोशिका बनी हुई है। यहाँ पर साइज की, केंद्रक झिल्ली की, केंद्रक की और राइबोसोम की संख्या के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले साइज की बात करी जाए अगर, तो प्रोकैरियोटिक यानी कि असीम सेल्स जो होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो 0.1 से लेकर के 10 माइक्रोन तक का उनका साइज होता है। और जो ससीम कोशिकाएं होती हैं वो 5 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन तक उनका साइज होता है। 0.1 से 10 माइक्रोन तक किसका साइज होता है? तो असीम कोशिकाओं का। और ससीम कोशिकाओं का साइज क्या होता है? 5 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन तक। केंद्रक झिल्ली तो असीम कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, लेकिन ससीम कोशिकाओं में पाई जाती है। केंद्रक असीम कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, लेकिन ससीम कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम्स की संख्या की बात करी जाए तो 705 जो हैं वो असीम कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और 805 जो पाए जाते हैं वो आपकी ससीम कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जिसमें से 505 जो हैं लार्ज हैं और 305 स्मॉल हैं असीम में, और 605 जो हैं वो लार्ज हैं और 405 जो हैं वो स्मॉल हैं ससीम कोशिकाओं में। एक बार फिर से इसको देखते हैं। हमने यहाँ पर असीम और ससीम दो कोशिकाएं पढ़ी कि कोशिका के प्रकारों में कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका होती है 2 प्रकार की। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका 2 प्रकार की थी। पहला था असीम और दूसरा था ससीम,
ठीक है। असीम और ससीम दो प्रकार की हमने कोशिका पढ़ी, जिसमें असीम को प्रोकैरियोटिक बोलते हैं और ससीम को यूकैरियोटिक कोशिका या सेल बोला जाता है, ठीक है। इनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो है ये बैक्टीरिया में पाई जाती है, और बैक्टीरिया क्या है, प्राचीनतम कोशिका के अंतर्गत आता है। जबकि ससीम परजीवी में पाया जाता है और प्लांट्स में पाया जाता है, फंगस में पाया जाता है, प्रोटोजोआ में पाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम असीम कोशिका के साइज की बात करें तो 0.1 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन है, जबकि ससीम कोशिका का जो साइज है वो 5 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन तक है। केंद्रक झिल्ली असीम कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, ससीम कोशिकाओं में पाई जाती है। केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है किसके अंदर, तो असीम कोशिकाओं में पाया जाता है और ससीम कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। संख्या राइबोसोम्स की जो संख्या है वो है 705 असीम कोशिकाओं में और 805 है, यानी 100 ज़्यादा किसमें है, ससीम कोशिकाओं में, जिनको भी लार्ज और स्मॉल में बांट दिया गया है। तो 505 तो लार्ज हैं असीम कोशिकाओं में और 305 स्मॉल हैं। 805 में से ससीम कोशिकाओं में 605 तो लार्ज हैं और 405 स्मॉल सेल्स हैं राइबोसोम्स की संख्या में। अब यहाँ पर नोट है, केंद्रक में एक और बॉडी होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक के अंदर ही तो होता है न्यूक्लियस नाभिक या फिर केंद्रिका भी बोल सकते हैं। अब लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी जो सेल है यानी कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो शतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये आपको बस याद करने वाली चीज़ें हैं कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, तो शतुरमुर्ग का अंडा आ जाता है। लॉन्गेस्ट, अब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फ़र्क होता है। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी। लंबे और बड़े में फ़र्क होता है। सबसे लंबी सेल यानी कि तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन्स, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी न्यूरॉन्स के द्वारा बना है। उसकी संरचनात्मक, और वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किडनी बनी हुई थी न्यूरॉन्स के द्वारा। तो वो दोनों इकाइयाँ जो थी उसकी न्यूरॉन्स थी, जो कि क्या है, एक कोशिका है और वो सबसे लंबी कोशिका के अंतर्गत आता है। न्यूरॉन क्या है, सबसे लंबी कोशिका है और शतुरमुर्ग का अंडा क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। स्मॉलेस्ट सेल यानी कि सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म या इसको PPLO भी बोल सकते हैं। और PPLO की फुल फॉर्म क्या है, प्लियूरोनिमोनी, और ये ऐसा है जैसे कोई जीवधारी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, सबसे बड़ी कोशिका, शतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिकाएं आ जाती हैं, इनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, से हमारी किडनी भी बनी होती है। स्मॉलेस्ट सेल जो आ जाती है, सबसे छोटी कोशिका, तो वो आ जाती है माइक्रोप्लाज्म या इसको PPLO भी बोल सकते हैं। प्लियूरोनिमोनी ऐसे कि कोई जीवधारी। अब कोशिकांग के बारे में देखना है हमें, कोशिकांग क्या होता है। तो कोशिकांग के अंदर कौन कौन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, हरित लवक आ जाता है, रिक्तिका आ जाती है, आपकी अंतद्विका झिल्ली आ जाती है, गोल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम और केंद्रक, ये सब के सब आ जाते हैं कोशिकांग के अंतर्गत। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को पहला है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो बिजली घर बोला जाता है, इंग्लिश में पावर हाउस बोला जाता है, या फिर कोशिका का ऊर्जा घर भी इसे बोल सकते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर भी बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसको भी हम पहले किसी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अभी आ जाता है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। हरित लवक को क्या बोला जाता है, किचन यानी कि रसोई घर। यहाँ पर क्या काम हो रहा है, खाना बनने का काम हो रहा है, इसे याद रखना है। रिक्तिका को बोला जाता है स्टोर हाउस, भंडारिया। स्टोर में तो सारे भंडार का सामान रखा जाता है, भंडारिया या भंडार इस तरीके का वर्ड देखे वहाँ पर रिक्तिका लगा देना, इंग्लिश में याद रखना है स्टोर हाउस, ठीक है। अंतर्द्विका झिल्ली, इसको क्या बोला जाता है, जमीन बोला जाता है, जमीन, सरफेस। और गोल्जी काय को बस आपको याद रखना है किसके अंदर है, कोशिकांग के अंतर्गत आ रहा है। अभी इनके बारे में, सबके बारे में डिटेल आएगी। राइबोसोम जो है वो मशीन भी कहलाती है, राइबोसोम। लाइसोसोम जो है वो सुपरवाइजर कहलाया जा रहा है। और केंद्रक जो है ब्रेन है, क्योंकि यही एक तरीके से इन सबको कंट्रोल करने का भी काम कर रहा है।
क्या पढ़ा हमने कोशिकांग के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारा पहला पॉइंट जो था वो था माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कोशिका का बिजली घर, ऊर्जा घर, पावर हाउस। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक को रसोई घर बोला जा रहा है कोशिका का। रिक्तिका को भंडारिया बोला जा रहा है, स्टोर हाउस बोला जा रहा है। अंतद्विका झिल्ली को जमीन बोला जा रहा है। गोल्जी इकाई भी कोशिकांग के अंतर्गत आ गया। राइबोसोम को बोला जा रहा है मशीन, लाइसोसोम को सुपरवाइजर और केंद्रक को ब्रेन यानी कि कोशिका का मस्तिष्क बोला जा रहा है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आत्महत्या की थैली क्या कहलाती है, तो लाइसोसोम कहलाती है, जो कि कोशिकांग के अंतर्गत आ रहा है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है आत्महत्या। लाइसोसोम ने आत्महत्या कर ली थी। लाइसोसोम मान लेते हैं किसी का नाम है लाइसोसोम और उसने आत्महत्या कर ली थी। और इन सब को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, जो कि कोशिका का मस्तिष्क भी कहलाता है, ब्रेन भी कहलाता है, यानी कि केंद्रक या केंद्रिका भी बोल सकते हैं उसको आप। अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के बारे में हमें जानना है। इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं ये भी इससे पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया एक साइड लिख लिया और एक साइड लिख लिया क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। अब इनमें कौन सी क्रिया चल रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पायरेशन चल रही है। ठीक है, रेस्पायरेशन चल रही है। क्रैब चक्र ये पढ़ा था ना हमने प्रीवियस क्लास में, क्रैब चक्र के अंदर रेस्पायरेशन वाली जो क्रिया थी हमने निश्वसन और श्वसन के बारे में पढ़ा था वहाँ पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पायरेशन चल रहा है, जबकि हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण चल रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और हरित लवक को रसोई घर यानी कि किचन कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया द्विझिल्लिकाय होती है, 2 झिल्लियां होती होंगी इसमें, और हरित लवक भी द्विझिल्लिकाय होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया स्वचालित अंग है और ये भी स्वचालित अंग है। हरित लवक भी स्वचालित अंग है और माइटोकॉन्ड्रिया भी स्वचालित अंग है, लेकिन 90% जो काम है न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। इसमें न्यूक्लियस क्या है, कोशिका का मस्तिष्क है, कोशिका का ब्रेन है। इन सब को माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है, जितने भी हैं, इन सब को कौन कंट्रोल कर रहा है, इन सब को न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। कोशिका का मस्तिष्क ही तो कंट्रोल करेगा। तो 10% स्वयं काम करती है, यानी 90% जो भी काम हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में वो किसके द्वारा हो रहे हैं, तो न्यूक्लियस के द्वारा हो रहे हैं। 10% ये खुद काम करती है और ये इसमें भी यही काम हो रहा है। 90% काम हरित लवक में न्यूक्लियस द्वारा किया जा रहा है, जबकि 10% ये स्वयं काम करता है। इसका अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, ओन डीएनए होता है। 705 राइबोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें भी यही बात है, हरित लवक में भी अपना डीएनए होता है और 705 राइबोसोम हरित लवक के अंदर भी पाए जाते हैं। अब चौथा पॉइंट ये है कि इसमें असीम केंद्रक उत्पत्ति होती है। असीम कोशिका है एक तरीके से, और इसमें भी असीम केंद्रक उत्पत्ति होती है, यानी कि उत्पत्ति होती है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं, हम कर रहे थे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में हमें ये पता चला कि कोशिका का बिजली घर कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि कोशिका का रसोई घर कहलाता है हरित लवक। द्विझिल्लिकाय होते हैं दोनों के स्वचालित अंग होते हैं। 90% काम जो है न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है, दोनों में ही 10% काम खुद करते हैं। इनका अपना डीएनए होता है, 705 राइबोसोम होते हैं इनके। दोनों ही असीम केंद्रक उत्पत्ति रखते हैं। तो इसका मतलब सारे पॉइंट जो हैं इनके सेम है, आपको याद कर लेना। बस ये वाला पॉइंट अलग था कि कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया है और कोशिका का रसोई घर हरित लवक है। अब आ जाता है लवक, प्लास्टिड। ये क्या होता है, तो लवक के प्रकारों में से एक प्रकार था हरित लवक, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे। लवक के प्रकारों में, प्लास्टिड के प्रकारों में से एक प्रकार था। यहाँ पर 3 है, हरित लवक, वर्ण लवक और श्वेत लवक। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्ण लवक, और लेफ्कोप्लास्ट यानी कि श्वेत लवक। तो हरित लवक कैसा होता है, ग्रीन होता है।
वर्ण लवक हरे रंग को छोड़कर पपीते के रंग के जैसा होता है और श्वेत लवक वसा एकत्रण का काम करता है। अब आ जाते हैं रिक्तिका के बारे में। ठीक है, वैक्यूलस के बारे में यानी कि रिक्तिका के बारे में जानना है। वैक्यूलस या रिक्तिका में क्या होता है, एक झिल्ली होती है, एक झिल्ली होती है। सबसे पहले तो रिक्तिका क्या होती है, स्टोर हाउस होती है, भंडारिया होती है। ये मुख्यतः या भंडार गृह भी बोल सकते हैं। ये मुख्यतः पौधे एवं कुछ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। कौन पाया जाता है, रिक्तिका पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है, मुख्यतः प्लांट्स के अंदर रिक्तिका पाई जाती है और कुछ सूक्ष्म जीवों में भी पाई जाती है। और इसमें क्या होती है, एक झिल्ली होती है, एक झिल्ली होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों द्विझिल्लिकाएं थे, उस तरह ये नहीं है। ये रिक्तिका जो है इसमें एक झिल्ली होती है। ये कोशिका का भंडार गृह या भंडारिया या स्टोर हाउस कहलाती है और ये मुख्यतः पौधे एवं कुछ सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका यानी कि वैक्यूलस की जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये नाम भी आपको याद रखना है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन डीप से डीप चले जा रहे हैं सीटेट में, तो आपको याद रखना है कि रिक्तिका की झिल्ली को क्या कहते हैं। तो रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं क्योंकि ये सेल की पीएच को, सांद्रता को मेंटेन करती है। सेल की जो सेल यानी कि सेल क्या है, कोशिका ही तो है। कोशिका की पीएच वैल्यू को मेंटेन करती है और इसकी सांद्रता को भी मेंटेन करने का काम करती है। कौन करती है, झिल्ली करती है। रिक्तिका के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं और ये जो टोनोप्लास्ट है ये एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है। ये कोशिका की पीएच वैल्यू को और सांद्रता को मेंटेन करके रखती है और रिक्तिका को स्टोर हाउस कहा जाता है कोशिका का। और ये मुख्यतः प्लांट्स में पाया जाता है और कुछ सूक्ष्म जीवों के अंदर पाया जाता है। अब एकल झिल्लिकाएं, एकल झिल्लिकाएं से क्या मतलब है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतद्वीका झिल्ली, अंतद्वीका झिल्ली। यहाँ देखिए हमने माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, हरित लवक के बारे में देख लिया कि ये लवक का एक प्रकारों में से एक प्रकार था। हरित लवक, वर्ण लवक और श्वेत लवक के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने जाना, उनके काम क्या है ये भी देख लिया था। रिक्तिका तक हमने पढ़ लिया, उसमें एक झिल्ली होती है। और यहाँ पर हमने अब देखना है इसके बारे में जो कि है अंतद्वीका झिल्ली, जिसको जमीन बोला जा रहा था। अंतद्वीका झिल्ली एकल झिल्लिकाएं होती है, ये एकल झिल्लिकाएं होती है। कौन, अंतद्वीका झिल्ली जो है वो एकल झिल्लिकाएं है और किस तरह की हो सकती हैं, रफ हो सकती हैं, स्मूथ हो सकती हैं, ठीक है, खुरदरी हो सकती हैं और चिकनी हो सकती हैं। अगर खुरदरी होंगी तो प्रोटीन निर्माण का स्थल है और जो चिकनी वाली होंगी वो यानी स्मूथ होंगी वो वसा संश्लेषित स्थान होंगी। वसा वैसे भी सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है। झिल्ली की जिस सतह पर राइबोसोम होता है वह खुरदरी होती है, ठीक है। ये वाली जो झिल्ली है ये एकल झिल्लिकाएं है, पूरी एक झिल्ली होगी इसमें, उसमें से कुछ जगह जो होगी इसकी खुरदरी होगी यानी कि रफ होगी और कुछ जो होगी स्मूथ होगी। जहाँ पर खुरदरी होगी वहाँ प्रोटीन का निर्माण होगा, ठीक है, और जहाँ पर स्मूथ होगी वहाँ वसा संश्लेषित स्थान है। झिल्ली की जिस सतह पर राइबोसोम होगा यानी कि जहाँ एक मेम्ब्रेन है जिसकी एक सतह पर राइबोसोम पाया जाएगा वह तो खुरदरी होगी, और जहाँ पर नहीं पाया जाएगा, मान लिया यहाँ नहीं पाया जा रहा है, यहाँ भी नहीं पाया जा रहा है, ये सब स्मूथ होंगी। यानी कि हम किसके बारे में जान रहे थे, हम अंतद्वीका झिल्ली के बारे में पढ़ रहे थे। अंतद्वीका झिल्ली एकल झिल्लिकाएं होती है। झिल्ली की एक जिस सतह पर राइबोसोम पाया जाएगा वो जगह खुरदरी होगी और जहाँ पर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा वे चिकनी यानी कि स्मूथ होगी, और जहाँ पर रफ होगी वहाँ प्रोटीन निर्माण का स्थल कहा जाएगा, और जहाँ पर स्मूथ होगी वहाँ पर वसा संश्लेषित स्थान उसको बोल दिया जाएगा। अब ये राइबोसोम क्या है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और एक और चीज़ है मशीन भी कहा जा रहा था। मशीन में क्या होता है, फैक्ट्री के अंदर क्या होती है, मशीनें होती हैं जो कि निर्माण करती हैं चीज़ों का, तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। राइबोसोम को मशीन कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये आरएनए एवं प्रोटीन से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है यानी कि संरचना है। तो राइबोसोम, आर से राइबोसोम और आर से आरएनए,
ये आपको याद रखना है। आर से राइबोसोम है और आर से ही आरएनए है, और ये प्रोटीन से बनी संरचना है क्योंकि इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ऑफ कोर्स प्रोटीन फैक्ट्री इसीलिए कहा जाएगा क्योंकि ये इसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा, इसीलिए इसको मशीन भी बोला जा रहा है, इसी में प्रोटीन से बनी एक संरचना है ये। और ये आर से आरएनए और आर से राइबोसोम, ठीक है, ऐसे आपको याद कर लेना है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये आरएनए एवं प्रोटीन से बनी स्ट्रक्चर है और ये बिना झिल्ली की होती है, अझिल्लिकाय होती है। अभी तक हमने एकल झिल्लिकाय पढ़ा, द्विझिल्लिकाय पढ़ा। अब जो राइबोसोम है वो जो है उसमें झिल्ली ही नहीं पाई जाती। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, राइबोसोम के अंदर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम जो होता है वो बिना झिल्ली का होता है, यानी कि अझिल्लिकाय होता है। गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं, या गोल्जी काय, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सिंगल झिल्ली होती है, इसमें सिंगल झिल्ली होती है, एकल झिल्ली होती है। ये प्रोटीन का आवर्तक, रूपांतरक तथा संवाहक कहलाता है। कौन? गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। ये क्या कहलाता है? प्रोटीन का आवर्तक, रूपांतरक तथा संवाहक कहलाता है, और इसमें एकल झिल्ली होती है, यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन इसके अंदर पाई जाती है। लाइसोसोम के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था, इसको सुसाइड बैग बोलते हैं, यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। अब न्यूक्लियस, नाभिक यानी कि केंद्रिका, इसके बारे में या केंद्रक के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? कोशिका का ब्रेन है, कोशिका का मस्तिष्क है, न्यूक्लियस, नाभिक या केंद्रिका, और ये द्विझिल्लिकाय होता है, और यही इन सबको कंट्रोल करने का काम भी कर रहा था। और नाभिक के अंदर क्या होता है? धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, धागे जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। नाभिक के अंदर, नाभिक या न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसी संरचनाओं को, धागे जैसी स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन बोलते हैं, इसको आपको याद रखना है। केंद्रिका के ऊपर एक झिल्ली होती है, केंद्रिका यानी कि नाभिक। केंद्रिका कौन है? नाभिक है, जिसको सब कंट्रोल करने का काम कर रहा है क्योंकि वो कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है। केंद्रिका के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें छेद होते हैं, मतलब वो पूरी तरीके से बनी हुई नहीं होती है, उसमें जगह जगह पर होल्स बने हुए होंगे, इसीलिए उसमें छेद होते हैं, और इन छेदों को क्या कह रहे हैं? केंद्रक छिद्र कहा जा रहा है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस होल कहा जा रहा होगा उसको। केंद्रिका आरएनए संश्लेषण में सहायता करती है। केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करता है? आरएनए संश्लेषण में सहायक होता है। और क्रोमैटिन यानी कि फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर यानी कि धागे ही तो थे, क्रोमैटिन क्या थे? धागे जैसी जो संरचना थी केंद्रिका के अंदर, उनको हम बोल रहे थे क्रोमैटिन। तो ये जो क्रोमैटिन है ये कोशिका विभाजन के बाद, कोशिका का जब विभाजन होता है, एक कोशिका से अन्य कोशिकाएं बनती हैं, विभाजित हो जाना, भाग हो जाना, तो विभाजन के बाद ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं, यानी कि गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। केंद्रिका जो होती है आरएनए संश्लेषण में सहायक होती है, एंड क्रोमैटिन यानी कि फाइबर्स जो होते हैं, जो उसके अंदर धागे जैसी संरचनाएं थी जिनको हम क्रोमैटिन बोल रहे थे, वो कोशिका विभाजन के बाद क्रोमोसोम बनाएंगी, यानी कि गुणसूत्र का निर्माण करेंगी। और गुणसूत्र कितने होते हैं? तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या 46 है, और ये होते हैं 23 जोड़ों में, यानी जोड़े पूछे तो 23 जोड़ों में होते हैं क्रोमोसोम और गुणसूत्र, और इनकी टोटल संख्या पूछी जाए तो ये 46 होते हैं दोनों को मिला करके। और झिल्ली हमेशा, यानी मेम्ब्रेन हमेशा वसा और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, यानी कि फैट प्लस प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। वसा प्लस प्रोटीन, एक इक्वेशन याद कर लो, वसा प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू झिल्ली, ठीक है। वसा प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू झिल्ली, झिल्ली इज इक्वल टू वसा प्लस प्रोटीन, या वसा प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू झिल्ली। अब यहाँ पर हमें करना है सेल की दीवारें, सेल की दीवारें, ठीक है। तो सेल की कितनी दीवारें हैं? सेल यानी कि कोशिका, कोशिका की वॉल कितनी है? 2 दीवारें हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, और सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। सेल की दीवारें, तो सेल यानी कि कोशिका की 2 दीवारें होती हैं, एक होती है कोशिका झिल्ली और एक होती है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली जो होती है ये जीवितों में मिलती है, यानी जीवित प्राणियों में, जीवित जीवों में मिलती है कोशिका झिल्ली। और कोशिका भित्ति पौधों में मिलती है, जीवाणु में मिलती है, कवक में मिलती है, और कुछ प्रोटिस्ट में मिलती है। इस तरीके से ये जीवित में भी मिल जाती है कभी कभी। अब
जो कोशिका झिल्ली होती है वो 85% प्लस 50% वसा एवं प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, वसा एवं प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। ये तो हमें पता ही था कि वसा प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू झिल्ली था। ये हमने एक इक्वेशन अपनी तरफ से बनाई थी, वसा प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू झिल्ली। तो अब हम यहाँ पर कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं, तो वो है तो झिल्ली, इसलिए वसा और प्रोटीन से मिलकर के तो बनी होगी। लेकिन वसा कितना है, 85% है, प्रोटीन कितना है, तो 15% है। इसी तरह और ये जो कोशिका भित्ति है, ये कार्बोहाइड्रेट्स यानी शर्करा से बनी हुई एक संरचना होती है। प्लांट्स में जो है सेल्यूलोज से बनी होती है, फंगाई में जो होती है काइटिन से बनी होती है। ठीक है, और जो कोशिका झिल्ली है वो जीवित एवं चुनावी पारगम्य है, ये इसको याद रखना है आपको। और जो कोशिका भित्ति है वो मृत है और पारगम्य है। ठीक है, कोशिका झिल्ली क्या है, जीवित है एवं चुनावी पारगम्य और कोशिका भित्ति मृत है, मरी हुई है एवं पारगम्य है। ठीक है, मृत है, जीवित, ये जीवित प्राणियों में पाई जाती है, जीवित जीवों में पाई जाती है, तो ये जीवित ही होगी। और ये मृत एवं पारगम्य होती है। अब आनुवांशिकी एवं उत्पत्ति यानी कि जेनेटिक्स एवं इवोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। तो ये दो टाइप का है, आपका जीन्स में आ जाएगा और क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। जीन्स और गुणसूत्र के बारे में सबसे पहले इस टॉपिक में हम जान लेते हैं। जीन्स क्या होते हैं, ये आनुवांशिकी की इकाई है। जीन्स क्या होते हैं, आनुवांशिकी की इकाई। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं यानी गुणसूत्र जो होते हैं वो आनुवांशिकी के वाहक होते हैं। आनुवांशिकी की इकाई कौन होता है, तो जीन्स होते हैं। आनुवांशिकी के वाहक कौन होते हैं, तो वो गुणसूत्र होते हैं। जीन्स में डीएनए के कार्यात्मक भाग हैं। जीन्स डीएनए के कार्यात्मक भाग हैं। डीएनए के कार्यात्मक भाग, फंक्शनल काम कौन कर रहा है, तो जीन्स कर रहे हैं डीएनए में। और क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, ये डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है यानी कि संरचना है। कौन है, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, ये भी डीएनए से बनी हुई और हिस्टोन से बनी हुई, हिस्टोन एक प्रोटीन है जिससे बनी हुई एक संरचना है जिनको गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम कहा जा रहा है। और मनुष्य के शरीर में 30,000 जीन्स पाए जाते हैं और हमारे शरीर की हर कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, 23 जोड़े में होते हैं और टोटल 46 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, टोटल 46 होते हैं और 23 क्या होते हैं, तो 23 जोड़े में होते हैं। क्या होते हैं, तो गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। ठीक है, एक बार हम फिर से इसका रिवीजन करते हैं। हमने आनुवांशिकी एवं उत्पत्ति का पढ़ा, जिसमें हमने जीन्स एवं क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र के बारे में जाना। तो जीन्स क्या थे, आनुवांशिकी की इकाई थे, और गुणसूत्र क्या थे, तो आनुवांशिकी के वाहक थे। डीएनए के कार्यात्मक भाग काम कौन कर रहा था, तो आप कहेंगे जीन्स कर रहे थे। और बने हैं गुणसूत्र डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर है। हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में 30,000 लगभग जीन्स पाए जाते हैं और हमारे शरीर में अगर गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 46 पाए जाते हैं टोटल। 46 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए बता रही हूँ। और 23 पाए जाते हैं जोड़ों में, पेयर में। एक बार फिर से जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि टाइम इतना कम है। मैं क्लास को ऐसा बना रही हूँ कि आपको ये चीज़ें ना एक ही बार में याद होती चली जाएं। हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में, हमने कोशिका के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जाना था कि जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, या फिर जीवन की इकाई को भी कोशिका कहते हैं। सबसे पहली बार कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया। कब बताया, 1665 में बताया। और उन्होंने कहा कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी उन्होंने संरचना के रूप में कोशिका को बताया। जब इन्होंने कॉर्क को काटा, उसका निरीक्षण किया, तो इन्हें छोटे के कमरे की जैसी एक आकृति मिली और इन्होंने इसको एक लैटिन भाषा में एक नाम दे डाला और वो नाम था सेला।
ठीक है। और इन्होंने कोशिका का डायग्राम या चित्र भी सबसे पहली बार दिखाया। तो माइक्रोग्राफिया नामक इनकी एक पुस्तक थी जिसके अंदर इन्होंने उसका पहला चित्र जो है वो प्रकाशित किया। कोशिका का अध्ययन अगर हम करेंगे तो उस अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाएगा, और साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक हैं, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहली बार सेल के बारे में बताया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वो एक मृत कोशिका थी। अब मृत कोशिका है तो जीवित कोशिका की भी बात होगी। 1684 आ गया। 1684 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने तालाब की रेशम यानी काई यानी कि स्पाइरोगायरा एक जीवित कोशिका देखी। स्पाइरोगायरा एक जीवित कोशिका है जिसके बारे में हमें बताया एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने बताया, और इन्होंने आरबीसी, स्पर्म और जीवाणुओं की खोज भी की थी। कोशिका के सिद्धांत की अगर बात करी जाए तो कोशिका का 1838 में श्लीडन एवं श्वान ने मिलकर के कोशिका का एक सिद्धांत दिया। सभी जीवित चीजें कोशिका से मिलकर के बनी होती हैं, यानी कि जो भी जीवित है, जो भी जीवित चीज है इस दुनिया में, वो सबकी सब कोशिका से मिलकर के बनी होती हैं। और 1855 में रुडोल्फ विर्काउ ने ओमनिस सेलुला ई सेलुली सिद्धांत दिया। ये ओमनिस सेलुला ई सिद्धांत किसने दिया? तो ये रुडोल्फ विर्काउ ने दिया। और ओमनिस सेलुला ई सेलुले सिद्धांत क्या कहता है कि नई कोशिका पहले से स्थित कोशिका से, यानी पहले कोई कोशिका स्थित होगी तभी कोई नई कोशिका बन सकती है, या किसी नई कोशिका का निर्माण तभी होता है जब वहां पर पहले से स्थित कोई और कोशिका पहले से होती है। यानी कि कितने सिद्धांत पढ़ लिए? कोशिका का सिद्धांत पढ़ा। एक सिद्धांत दिया श्लीडन एवं श्वान ने, जिन्होंने ये बोल दिया, श्लीडन एंड श्वान ने ये बोला कि सभी जीवित चीजें हैं जो कोशिका से मिलकर के बनी हुई हैं। रुडोल्फ विर्काउ ने ओमनिस सेलुला ई सेलुले इस नाम का एक सिद्धांत दिया, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि नई कोशिका पहले से स्थित कोशिकाओं से मिलकर के बनती है। अब कोशिका के प्रकार हैं। कोशिका दो प्रकार की थी, असीम केंद्रक, ससीम केंद्रक। असीम केंद्रक में बैक्टीरिया आ जाता है जो कि प्राचीनतम कोशिका भी कहलाया जाएगा, और ससीम केंद्रक ह्यूमंस में, कवक में, फंगस में, परजीवी में, प्रोटोजोआ में और प्लांट्स के अंतर्गत आ जाएगा। असीम कोशिका को बोला जा रहा था प्रोकैरियोटिक कोशिका या सेल, और यूकैरियोटिक कोशिका बोला जा रहा था ससीम को। साइज की बात करी जाए तो असीम में 0.1 से 10 माइक्रोन तक होता है, ससीम में 5 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन तक होता है। केंद्रक झिल्ली असीम में नहीं पाएगी, ससीम में पाई जाएगी। केंद्रक असीम में नहीं पाया जाएगा, ससीम में पाया जाएगा। राइबोसोम 705 इसमें पाए जाएंगे असीम में, और ससीम में 805 पाए जाएंगे। 705 जो असीम में पाए जा रहे हैं उसमें से 505 लार्ज होंगे, 305 स्मॉल होंगे, जबकि जो ससीम में 805 राइबोसोम पाए जा रहे हैं उसमें से 605 जो हैं वो लार्ज होंगे और 405 जो होंगे वो स्मॉल होंगे। नोट में आ जाते हैं, केंद्रक में एक और बॉडी होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका है, न्यूरॉन्स है, सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्म, या जिसको पीपीएलओ या प्लेयूरोनिमोनी कहा जाता है, और ये जीवधारी जैसा होता है। कोशिकांग के अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, रिक्तिका, अंडविका झिल्ली, गोल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम और केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक के बारे में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में सारी चीजें सेम थी, बस एक अलग था कि कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जबकि कोशिका का रसोई घर बोला जाता है हरितलवक को। और ये दोनों ही दो झिल्लिकाएं होती हैं, स्वचालित अंग होते हैं। 90% काम जो होता है न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस ही कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है। कोई भी चीज मेंटेन या कंट्रोल की जाती है तो ब्रेन के द्वारा की जाती है। 10% दोनों ही काम कर रहे हैं खुद से। इनका अपना डीएनए होता है। 705 दोनों के ही राइबोसोम पाए जाते हैं। दोनों ही असीम केंद्रक उत्पत्ति के अंतर्गत आ रहे हैं। अब यहाँ पर हरित लवक की बात करनी है तो जान लेते हैं वो पार्ट किसका है। तो वो लवक यानी कि प्लास्टिड का पार्ट है। 3 प्रकार के लवक हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिवकोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक, वर्ण लवक, श्वेत लवक। हरित लवक जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। वर्ण लवक जो होता है हरे रंग को छोड़ करके पपीते के रंग का होता है। श्वेत लवक होता है वसा एकत्रण का काम करता है। रिक्तिका के बारे में जान लेते हैं, वैक्यूलस के बारे में। रिक्तिका में एक झिल्ली होती है। रिक्तिका को सबसे पहले बोला जाता है स्टोर हाउस, भंडार गृह या भंडरिया बोला जाता है। ये मुख्यतः पौधों में पाई जाती है और कुछ सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है। रिक्तिका की जो झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और ये जो टोनोप्लास्ट होती है ये कोशिका की पीएच वैल्यू को और सांद्रता को मेंटेन करके रखती है, मेंटेन करने का काम भी करती है। अब उन अंतद्वीका झिल्ली, अंतद्वीका झिल्ली एकल झिल्लिकाई होती है।
ये खुरदुरी हो सकती है, चिकनी हो सकती है। जहाँ पर खुरदुरी होगी वो जगह कहलाएगी आपकी प्रोटीन निर्माण का स्थल, जहाँ पर स्मूथ होगी वो जगह कहलाएगी वसा संश्लेषित स्थान, और झिल्ली की जिस जगह पर जो है जिस सतह पर राइबोसोम होगा वो तो इस रफ होगी यानी खुरदुरी होगी, और जहाँ पर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा वो स्मूथ होगी यानी कि चिकनी होगी। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम क्या है? राइबोसोम है प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री है तो ये प्रोटीन से ही बना है। आर से राइबोसोम, आर से आरएनए, यानी आरएनए और प्रोटीन से बनी एक स्ट्रक्चर है जिसको राइबोसोम कहा जाता है, और ये बिना झिल्ली का है, इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, आझिल्लिकाय है, ये आझिल्लिकाय होती है। अब आ जाता है गोल्जीकाय या गोल्जी बॉडी के बारे में। तो इसमें सिंगल झिल्ली होती है, एकल झिल्ली होती है। ये प्रोटीन का आवर्तक, रूपांतरक तथा संवाहक कहलाता है। ये प्रोटीन का आवर्तक, सेल का नहीं, प्रोटीन का आवर्तक, रूपांतरक तथा संवाहक कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। नाभिक यानी कि न्यूक्लियस यानी कि केंद्रिका या केंद्रक, ये कोशिका का मस्तिष्क है, ब्रेन है, सारी चीजें यही कंट्रोल कर रहा है। द्विझिल्लिकाय है, इसमें धागे जैसी कुछ स्ट्रक्चर होती है जिनको क्रोमेटिन कहा जाता है, और केंद्रिका के ऊपर एक झिल्ली होती है और उसमें थोड़े थोड़े से होल्स होते हैं। कंप्लीट झिल्ली नहीं होती, कंप्लीट मेम्ब्रेन नहीं होती, उसमें छेद होते हैं तो वो केंद्रक छिद्र कहलाते हैं। केंद्रिका जो होती है आरएनए संश्लेषण में सहायक होती है। क्रोमेटिन, ये जो धागे होते हैं ये कोशिका विभाजन के बाद क्रोमोसोम, यही धागे क्रोमेटिन, ये जो धागे हैं ये कोशिका के विभाजन के साथ क्रोमोसोम्स में टूट जा रहे हैं, बनाते हैं यानी कि गुणसूत्र बनाते हैं। और ये हमारे शरीर में 40 टोटल गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ों में होते हैं, और झिल्ली हमेशा फैट प्लस प्रोटीन की बनी होती है, जो कि हमारी इक्वेशन भी है, झिल्ली इज इक्वल टू वसा प्लस प्रोटीन। दीवारें कोशिका की अगर बात की जाए तो इसमें ही होती है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, दो प्रकार की दीवारें हैं। कोशिका झिल्ली सभी जीवितों में मिलती है, और जो कोशिका भित्ति है ये पौधों में, जीवाणु में, कवक में, कुछ प्रोटिस्ट में भी पाई जाती है। झिल्ली जो है वो वसा और प्रोटीन से मिलकर के तो बनी होगी, लेकिन वसा की क्वांटिटी 85% है, जबकि प्रोटीन की कितनी है? 15%। कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शर्करा से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है। प्लांट्स में ये सेल्यूलोज में बनी होती है, फंगस में होती है काइटिन की बनी हुई। जीवित एवं चुनावी पारगम्य कौन है? तो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है। और मृत एवं पारगम्य कौन है? भित्ति, ठीक है। अब आ जाता है अनुवांशिकी एवं उत्पत्ति, जीन्स एवं गुणसूत्र के बारे में। तो जीन्स क्या होते हैं? ये अनुवांशिकी की इकाई है, ये अनुवांशिकी के वाहक हैं। डीएनए की कार्यात्मक भाग कौन है? जीन्स है। तो डीएनए एवं हिस्टोन नाम के एक प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? तो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम कहलाती है। हमारे शरीर में 30,000 जीन्स पाए जाते हैं, तो 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ में पाए जाते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। यहाँ पर मैंने आपको याद करवाने की पूरी कोशिश की थी ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं, वीडियो देखते देखते समझते याद हो जाएं, उसके बाद आप रिवीजन करें तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।